गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 11th साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 9 स्टडी करेंगे, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि सॉलिड पर हम कुछ भी अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज होगा, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक का जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। इसमें बड़े लिमिटेड से टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करने हैं, लेकिन फिर भी इसमें से डेफिनेटली आपका 5 से 6 मार्क्स का आपका मेन पेपर में इस चैप्टर से रहता है। तो इसमें जो स्टडी करना है दैट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। आफ्टर दैट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मीन्स इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपका क्या रिलेशनशिप है। स्ट्रेस आपका सिंपल क्या होता है, आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेन का मीनिंग बड़ा सिंपल है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में जो भी चेंज हुआ है। फिर हमें इसकी एप्लीकेशन स्टडी करनी है। तो बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो उसमें जो स्ट्रेन होगा वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन इलास्टिक आपकी बॉडी वो होगी जिसमें आप जो भी चेंज करोगे किसी भी फोर्स की वजह से, जैसे वो फोर्स अप्लाइड फोर्स आप हटाते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपने इनिशियल शेप में आ जाता है। यानी कि बॉडी जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप रीगेन कर लेता है आफ्टर विड्रॉइंग द फोर्स, देन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिक ऑब्जेक्ट। एंड दैट प्रॉपर्टी जो आपका रीगेन करने की प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसका रिवर्स आपका किस में है, प्लास्टिसिटी में। यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको जब आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वापस इनिशियल शेप या कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आती है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट में आपका परमानेंट चेंज हो जाता है, उस बॉडी की डायमेंशन या शेप या स्ट्रक्चर आपका परमानेंट चेंज हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट रीगेन कर लेते हैं वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट, और जो रीगेन नहीं कर पाते वो आपकी क्या है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। अब ये आपका हुक्स लॉ है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी एक्सटेंशन आएगा यानी कि चेंज होगा वो उसके लोड अप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। और वी कैन से स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी का शेप चेंज होगा, उसमें इतना ही उसमें चेंज आएगा। अब प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो मैं इसके नीचे ले आया, इसको क्या बन गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। एंड इट इज ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कई बार हम इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है यंग्स मॉडुलस, सेकंड है आपके पास बल्क मॉडुलस, और थर्ड आपके पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनको हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, बड़ा सिंपल है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। स्ट्रेस का सिंपल सा मीनिंग क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी शेप चेंज होती है, तो उसकी शेप को रीगेन करने के लिए उसमें अपने आप एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी हेल्प से वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप रीगेन कर लेता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। और एक बात और, ये जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है ये उतना ही होगा जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज आपका अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको राइट किया है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स आपको पता है क्या होता है, फोर्स F डिवाइडेड बाई एरिया A। तो आप इसकी डायमेंशन भी समझ गए होंगे, इसकी डायमेंशन आपकी प्रेशर की होती है, यानी कि पास्कल इसकी SI यूनिट होगी। अब स्ट्रेस भी आपका 2 टाइप का होगा, पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, आपका जो सरफेस है उसकी नॉर्मली अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसके नॉर्मली अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस।
और अगर आप उस पर नॉर्मली अप्लाई नहीं कर रहे हो, टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हो, यानी कि किसी और एंगल पे अदर देन 90 डिग्री अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट फोर्स और दैट स्ट्रेस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ स्ट्रेन। स्ट्रेन जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द चेंज इन ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रेन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है आपकी? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि जितना भी आपका चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन भी आपका 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज कर रहे हो। तो देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला आपका क्या है? चेंज ओवर ओरिजिनल। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल है तो हम लेंथ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्मॉल एल है दैट इज चेंज इन लेंथ। एल आपका क्या है? ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ में जितना भी चेंज हुआ है, ओनली चेंज है ये, टोटल नहीं है, सिर्फ चेंज। मान लो आपके पास 5 मीटर था, उसको आपने एक्सटेंड करके 6 मीटर कर दिया, तो चेंज आपका 1 मीटर होगा। तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब आप क्योंकि देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट है, लेंथ ही हैं, तो ये आपका ये यूनिट लेस होता है। सिमिलरली सेकंड आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें भी देखिए आपका चेंज ही है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है तो आपका क्या होगा? ये वॉल्यूम से कनेक्टेड होगा। तो जितना भी आपका वॉल्यूम में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड आपके पास है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में आपका क्या है? शेप चेंज हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि आप इस तरह से समझिए, मान लो आपके पास एक क्यूब बॉडी है, उस पर आप एक जगह से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो बेस है वो आपका फिक्स रहेगा। तो ऊपर वाला पार्ट अगर आपका इस तरह से डिफॉर्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो हम इसको कितना एंगल आपका चेंज हुआ है ओरिजिनल एक्सिस से, जितना आप उसको शेप चेंज कर पाए हो, उसको बोलते हैं शेप चेंज या फिर शियर स्ट्रेन। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जितने भी टोटल फोर्स हैं वो आपके जीरो हो जाते हैं, उनका सम जीरो हो जाता है, तो उस टाइम पर जो आपका शियर स्ट्रेन होगा वो आपका प्योर शियर हम उसको कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके क्या होंगे? स्ट्रेन होंगे। अब देखिए हमने कहा था मॉडुलस जो है आपके 3 टाइप के, उनको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, वही आपके आगे हैं। पहला आपके पास है यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या है? इसमें अब दोनों चीज़ें आएंगी, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था वो और जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल आपका स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तब उसमें यंग्स मॉडुलस हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इट इज़ द रेशियो। किसकी रेशियो है ये? नॉर्मल स्ट्रेस, वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है आपका? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिखूँगी, ये फॉर्मूला मेरे पास आएगा। अब यहाँ पर मैंने किया है ए को पाई आर स्क्वेयर, यानी कि अगर आर आपका रेडियस है किसका? वायर का, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर। अब अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहें क्या होगी, तो ऊपर तो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे क्या है? एल बाई एल। तो एल बाई एल इज यूनिटलेस, सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज पास्कल। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी? पास्कल होगी। नेक्स्ट इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है कि जब भी किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें यंग्स मॉडुलस प्रोड्यूस होगा। अब हमें क्या करना है? हमें वर्क डन निकालना है कि वर्क डन कितना हो सकता है जब हमें किसी वायर को स्ट्रेच करना है। तो ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लास्ट पेज से लिखा है, दैट इज यंग्स मॉडुलस एफ बाई ए, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मैंने इसको प्रॉपरली लिख दिया, एफ एल ओवर ए एल। अब यहाँ से मुझे फोर्स कैलकुलेट करना, क्योंकि वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ। तो फर्स्ट हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स आपके पास आ गया, ठीक है। पहले हम स्मॉल लेंथ के लिए चेंज करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपने लेंथ डीएल इंक्रीज की है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट की लेंथ आपने इंक्रीज की है, और उस लेंथ के लिए आपका फोर्स क्या है? एफ। तो वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन फॉर डी एल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। एफ की वैल्यू लिखेंगे, डी एल लिखेंगे।
अब क्योंकि हमें तो कंप्लीट के लिए ही निकालना है वर्क डन, यानी कि L उसकी लेंथ थी और L मैंने चेंज किया है, तो चेंज के लिए मुझे निकालना है। तो L के लिए मुझे क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा। लिमिट क्या होगी, देखिए 0 to L। अभी मैंने आपको बताया जितना आपका मैक्सिमम चेंज हो सकता है उतना ही तो वर्क डन होगा। तो जितना चेंज है वो आपका क्या है, DL, ये आपका फोर्स हो गया। अब जो चीज़ें कांस्टेंट हैं YAL ये कांस्टेंट है, L इंक्रीज इन लेंथ है, ये तो आपका चेंज होगा ही होगा। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए, अंदर आपका ये रह गया। अब LDL का इंटीग्रेशन होता है L/2, यानी कि इंटीग्रेशन में हम एक पावर इंक्रीज कर देते हैं कोफिशिएंट की और उस इंक्रीज पावर को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर L की पावर 1 थी तो 1 + 1 2 और इंक्रीज पावर 2, इसलिए आपका क्या बन गया, ये L²/2। लिमिट पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, L² को L × L की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैं एक स्पेसिफाइड फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, देखिए ऊपर हमने यहाँ पे निकाला था रिस्टोरिंग फोर्स आप इसको कह सकते हैं, है ना, या स्ट्रेचिंग फोर्स कह सकते हैं। तो ½ F × L, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन का। तो अगर आपके पास सिर्फ स्ट्रेचिंग फोर्स है और लेंथ है तो भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। दैट इज गिवन बाई ½ ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, L के हाफ की इंक्रीज इन लेंथ। सेकंड आपके पास जो मॉडुलस है दैट इज बल्क मॉडुलस, इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किस लिए होता है आपका, ये जो आपका जो वॉल्यूम में चेंज होगा उसके लिए है। तो देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है V, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया बाउंड्री में बाहर की तरफ से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम होगा। सपोज कीजिए वॉल्यूम आपका कितना डिक्रीज हो गया, ΔV, तो कितना वॉल्यूम रहेगा आपका V - ΔV। तो चलिए फॉर्मूला आपका वही रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास है ही, और स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक आपने अभी स्टडी किया है, ΔV/V। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या है, समझिए इसको। नेगेटिव साइन क्या है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम पे रिवर्स इफेक्ट होगा। जितना फोर्स इंक्रीज करोगे वॉल्यूम आपका उतना ही डिक्रीज होगा। तो ये नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखता हूँ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। ये V आपका ऊपर चला गया तो क्या बन गया, PV/ΔV। चलिए अभी यहाँ पे एक नई टर्म आपके पास आएगी, वो क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार पूछ ली जाती है। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ ए बल्क मॉडुलस। सो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, पास्कल इनवर्स, क्योंकि बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या है आपकी, पास्कल। थर्ड आपके पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मीनिंग क्या है, आपको बताया था मैंने। इसमें आपके पास क्या आएगा, शियर स्ट्रेन आएगा। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, इसकी रेशियो है ये। अब देखिए मान लीजिए आपका एक क्यूब बॉडी है और ये बेस इसका फिक्स है और आप इस पे इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये शेप इसकी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है आपकी, तो कितना डिफॉर्म हुई, ये पॉइंट आपका यहाँ पे चला गया एट ए एक्स डिस्टेंस, L सपोज कीजिए इसकी लेंथ है, और थीटा एंगल हो गया। एंगल किसके बीच में है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो पहले आपका फिक्स था और अभी जितना आपका चेंज हुआ है, इसके बीच में आपका थीटा एंगल है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन मैंने आपको क्या था, दिस इज द थीटा एंगल होता है, ये आपका एंगल। और एंगल किस में, वर्टिकल लाइन जो फिक्स है और आपका जो डिफॉर्म लाइन है उसके बीच का एंगल है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से चाहें तो आप टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं। अब टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस x/L। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, x/L। अब क्योंकि जो आपकी सॉलिड बॉडी होती है उसकी शेप चेंज बहुत ही कम होती है, तो स्मॉल एंगल के लिए टेंजेंट थीटा को मैं थीटा भी लिख सकता हूं, तो आपको कई जगह ये भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। थ्योरेटिकली अगर आपका कोई टॉपिक आता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी टॉपिक के रहते हैं।
अब ये देखिए, ये आपका एक ग्राफ है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कैसी कैसी रिलेशनशिप हो सकती है वो यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ है। इसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप से शो करना है। नंबर ऑफ स्टेप का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में इसको पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट आपका है ओ से लेके ए तक, सॉरी ओ से लेके पी तक। अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, आपका ग्राफ लीनियर है। इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही स्ट्रेन हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है ओ पी, इट रिप्रेजेंट्स द हुक्स लॉ, कि आपकी जो बॉडी है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। अब सेकंड पे क्या है, ये जो पार्ट है पी ई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक रेंज को। किसको कर रहा है, ये इलास्टिक रेंज को, यानी कि ओ से लेके ई कंप्लीट, पी ई या फिर ओ से लेके ई तक आप यहाँ से आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और यहाँ तक स्ट्रेन हो रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप स्ट्रेस अप्लाई रिमूव भी कर देते हैं तो वापस से आपकी बॉडी रीगेन कर जाती है आपकी ओरिजिनल शेप। तो ये जो आपकी रेंज है ओ से लेके ई तक, ये आपकी क्या है, इलास्टिक रेंज है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो आपका रीगेन कर सकते हैं ओरिजिनल शेप को ई पॉइंट तक। आफ्टर दैट ए पॉइंट, दिस इज थर्ड पार्ट ई ए। ई ए जो पार्ट है यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी नहीं होगी, यानी कि अगर आपने ई से भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया है तो इस पॉइंट पर अगर आप स्ट्रेस को रिमूव भी कर जाओगे तो वापस इसी पाथ से नहीं आएगा, ये इस पाथ से वापस आएगा। यानी कि ये क्या आ गया इसमें, ये परमानेंट स्ट्रेन आ गया। क्या आ गया इसमें, परमानेंट स्ट्रेन। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक लिमिट से ज़्यादा, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या अपनी शेप रीगेन नहीं कर सकती एज इट इज जो पहले थी, जो यहाँ पे ये डॉटेड ग्राफ है। तो ये इसमें क्या आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया। तो आपका ई ए क्या है, नॉन इलास्टिक, ये आपका इलास्टिक पार्ट नहीं है। ए सी जो आपका है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ्लैट सा कर्व है ए से लेके सी तक। तो ए पॉइंट आपका इल्ड पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ तक आपका मैक्सिमम चेंज होता है किसमें, स्ट्रेन में, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो। लेकिन ए से ई तक आपका थोड़ा थोड़ा फ्लैट ग्राफ रहेगा, यानी कि बहुत ही कम चेंज होगा, आपका स्ट्रेन बहुत कम होगा अप्लाइड स्ट्रेस के लिए। लीनियर मतलब पैरेलल सा ग्राफ होगा बेस के। लास्ट है आपके पास सी। आफ्टर सी के बाद क्या होगा, आफ्टर सी पॉइंट अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर भी रहे हो तो आपका स्ट्रेन तो होना ही है, लेकिन आप स्ट्रेस अप्लाई नहीं भी करोगे तो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेन अपने आप होता रहेगा बियॉन्ड पॉइंट सी पॉइंट के बाद में उसमें अपने आप स्ट्रेन होने लगता है, यानी कि बॉडी की शेप अपने आप चेंज होने लगती है। देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं आप, यानी कि आप स्ट्रेस कम कर रहे हैं फिर भी उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। तो सी पॉइंट के बाद में उसमें जो इंटर कनेक्टेड पार्ट होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। और लास्ट है बी इज द ब्रेकिंग पॉइंट। बी क्या आपका ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स में आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, यानी कि रबर को आप स्ट्रेच करते हो। तो रबर तो कई बार कंफ्यूज रहते हैं, ये इलास्टिक है प्लास्टिक है क्या है। देखिए रबर में क्या होता है, जो आपका रबर है उसमें दो चीज़ होती हैं, आपको सभी मटेरियल में होती हैं वैसे तो। एक तो एटम होता है, दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है। आपको पता है एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो फोर्स बिटवीन एटम्स है दैट इज मोर देन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। रबड़ के केस में जो एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से आप रबर को कितना भी स्ट्रेच कीजिए ये वापस क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक फोर्स है वो ज़्यादा होता है। इसलिए आप जितना भी स्ट्रेच करोगे ये अपने आप को रीगेन कर लेता है इसकी वजह से। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है।
क्योंकि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, आपका इस तरह से आएगा, यानी कि आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन आपका ज़्यादा होगा। तो याद रखिए हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है रबर। नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या है, रबर में आपकी जो प्लास्टिक रेंज है काफ़ी कम है, यानी कि जब तक वो रीगेन कर लेता है अपनी पोजीशन, वो इलास्टिक रेंज होती है, और रीगेन नहीं करने के बाद भी अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी शेप इंक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रेंज, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रेंज। देखिए इसमें यहाँ के बाद ये जो आपका पूरा है ये आपका क्या है, प्लास्टिक रेंज होता है, इलास्टिसिटी के बाद की जो रेंज होती है। तो रबर में क्या होता है, आपकी प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है, यानी कि जब तक वो रीगेन करता है अपनी शेप को, वहाँ तक अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो ठीक है, उसके बाद करते हैं तो जल्दी ब्रेक हो जाता है, ये रेंज बहुत ही कम है। तो प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। अब एप्लीकेशन देखिए आप इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या मीनिंग है कि आप सॉलिड की स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन। तो जब भी आप मशीन को स्टडी करते हैं, मशीन में नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, तो मशीन के किसी भी पार्ट पर उसकी इलास्टिक रेंज से ज़्यादा हम कभी भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वैरायटी ऑफ मशीन्स होती हैं, उनके वैरायटी ऑफ पार्ट्स होते हैं, तो उनमें हम जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ये इलास्टिक लिमिट तक ही करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हमने अप्लाई किए तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, उसका शेप और स्ट्रक्चर परमानेंट चेंज हो जाएगा। सेकंड आपके पास है थिकनेस ऑफ रोप ऑफ क्रेन। जो क्रेन आपने देखी होगी, जो हैवी व्हीकल्स को या हैवी मटेरियल को उठाने के काम आती है, उसमें जो रोप होती है वो भी आप इलास्टिसिटी से ही डिटरमाइन करते हो कि उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए। और उस क्रेन की वायर में आपने देखा होगा सिंगल वायर नहीं होती है, वो मल्टीपल्स वायर का वाउंडेड होता है, क्योंकि उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो आपके ब्रिज होते हैं वो काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद उसको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हम उसको यूज़ करते रहते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन होता रहता है और धीरे धीरे उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है और फिर वो टूट भी सकता है, इसलिए उसको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेप्थ ऑफ बीम इज मोर। आप घरों में जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बीच में बड़ी छत होती है तो बीम डाल देते हैं, तो जो बीम आपकी होती है उसका जो विड्थ होगी, यानी कि नीचे की तरफ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू उसकी विड्थ, उसका डेप्थ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखिए डेल क्या होता है, डेविएशन, यानी कि ये जो बीम है ये जो नीचे की तरफ अगर मुड़ जाती है तो जो डेविएशन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डेप्थ होता है। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उसका डिस्पर्शन, जितना डेविएशन है वो बहुत कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी पैरामीटर आपको मैं बता देता हूँ, ये वेट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ और ये आपका यंग्स मॉडुलस है, ये 4 आपका कांस्टेंट है। ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है, कई बार वेरीफाई करना भी आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे कर रखी है, इसने क्या बोला है, आपके पास 2 शाफ्ट हैं और दोनों सेम मटेरियल से बनी हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग वो होगी जो आपकी होलो शाफ्ट होगी। तो होलो शाफ्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट, लेकिन मटेरियल दोनों का सेम होना चाहिए। कैसे, देखिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है उसको ट्विस्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए, वो हमारा क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पाई ईटा r⁴/2L। तो ट्विस्ट करने के लिए जो आपका टॉर्क होगा आपका ये होता है रोड के लिए। अब ये रेडियस किसका है, आपका सॉलिड शाफ्ट का है। अगर मैं कहूँ मेरे पास शाफ्ट क्या है, हॉलो है, तो उसमें 2 रेडियस हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उस टाइम पर आपका फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, R2 - R1 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों की रेशियो निकाल लेता हूँ, टाउ डैश बाई टाउ, ये रेशियो आ गई, बाकी कांस्टेंट आपके कट गए। अब ये a² b² के फॉर्मूले से मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया और नीचे r⁴ रह गया। अब क्योंकि अमाउंट सेम है, यानी कि उसमें जो मटेरियल यूज्ड है वॉल्यूम सेम होगा दोनों का, सॉलिड का भी और हॉलो शाफ्ट का भी, तो दोनों इक्वल कर दिया, पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, क्या बच गया, r² इज इक्वल टू r2² - r1²। तो यहाँ पर अगर मैं इसको r⁴, आगे मैंने इसको एज इट इज लिखा है, लेकिन इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, r²। ये देखिए, तो r² से r² कट गया, क्या बच गया, r2² + r1², यानी कि
जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये किसके बराबर है, r² माइनस r1² r² के बराबर है, डिफरेंस तो सम तो डेफिनेटली बात है r² से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या है, ट्विस्टेड टॉर्क होलो शाफ्ट के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट, इसलिए होलो शाफ्ट आपकी ज़्यादा मच बेटर होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट आ जाता है कई बार, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी कि जब आप बार बार यूज़ करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो जो डिले हो जाता है रीगेन करने में, जो टाइम डिले है अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करने के लिए, दैट इज़ नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रीगेन करते हैं, कई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सडनली रीगेन कर लेती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइम लेती हैं बॉडी को रीगेन करने के लिए शेप को। नेक्स्ट है इलास्टिक फटीग, ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है। इलास्टिक फटीग, फटीग सिंपल जो समझ रहे हैं वही है, मतलब कि ऊब जाना किसी चीज़ से। तो बार बार अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो उसमें बार बार स्ट्रेन हो रहा है, तो ऐसा करने से, बार बार स्ट्रेस अप्लाई करने से उस बॉडी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि स्ट्रेंथ में लॉस हो जाता है, लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी ब्रेक हो जाएगी आपकी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, बड़े सिंपल है। पहला हैमरिंग या रोलिंग, तो बार बार आप किसी पे हिट करते हो, उसको बिल्कुल थिन बना लेते हो लेयर को, उसको हैमरिंग या रोलिंग बोलते हैं। उससे आपकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपका बड़ा ही माइन्यूट्स पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाते हैं और उनकी इलास्टिसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। एनेलिंग का मीनिंग होता है किसी मटेरियल पर दूसरे मटेरियल्स की लेयर को कवर करना, तो उसको कवर करने से आपके जो मटेरियल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनका साइज थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी आपकी थोड़ी सी डिक्रीज होती है, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आपकी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है इलास्टिसिटी को, यानी कि डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, दिस विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में हम कैसी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड है कि आपकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपका इलास्टिसिटी पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बड़ा ही माइन्यूट चेंज होता है, अगर चेंज होगा तो डिक्रीज होगा, वरना आपके पास बहुत ही कम चेंज हो रहा है। तो ये आपका एक सिंपल सा चैप्टर है 9 जो आपका इलास्टिसिटी है या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।